दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे कॉल करा, फोन करा, पूछा, मैसेज करा सोशल मीडिया पे कि अचानक ये कश्मीर घाटी में वायलेंस क्यों बढ़ गया है, इसका क्या कारण है। 370-35 से के हटने के बाद तो सरकार ने यह बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जब ठीक होने की कागार पे चीजें आई, फिर से बिगड़ क्यों रही हैं? क्या सरकार इसको संभाल नहीं पा रही? क्या मोदी गवर्नमेंट वो नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए? ये सवाल कुछ लोगों के थे, तो आज मैं आपको इनके जवाब देता हूं। दोस्तों, इतना सिंपल नहीं, इतना साधारण नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं होती। 99% ऑफ द थिंग्स आर इन ग्रे। अब मैं आपको बताता हूं, कश्मीर घाटी में जो आतंक है या जो वायलेंस है, खून खराबा है, उसकी तारीख तकरीबन 30 साल से ज्यादा पुरानी है। यह 1989 से सिलसिला चला आ रहा है वहां पे, और उसके कुछ साल पहले से, 1-2 साल पहले से कश्मीरी पंडित जब वहां से निकाले गए, जब उनका जेनोसाइड हुआ, उसके बाद से यह कहानी शुरू नहीं होती। कहानी बहुत पहले की है, लेकिन तब से मॉडर्न आतंकवाद, हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में आया। मॉडर्न आतंकवाद कश्मीर में आया, जिसमें कालिशनकोव भी था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी था, जिसमें कश्मीरी पंडितों को नए नए हथियार, नए नए यंत्रों का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित करा गया, उनको मारा गया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, आतंकवादी ये नहीं चाहते थे कि वहां पे हिंदू रहें। कश्मीर घाटी एक जमाने में 100% हिंदू हुआ करती थी। अब कश्मीर घाटी के अंदर अगर आप दूरबीन से भी ढूंढेंगे तो शायद आपको हिंदू ना मिले। बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम सिख रह गए हैं वहां पे, और उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो 3 लेवल पे वायलेंस हो रहा है आज की तारीख में कश्मीर घाटी पे। नंबर 1, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों पे वायलेंस हो रहा है। कुछ महीने पहले की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर जा रहे थे नमाज पढ़ के, कश्मीरी मुसलमान, उनकी पीठ पे गोली मार दी किसी ने, एक निहत्थे आदमी की हत्या कर दी। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में जो कश्मीरी मुसलमान थे उनकी हत्या करी गई है। क्यों करी गई? जो आतंकवादी हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। अगर आप मुझसे पूछें इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने यह सोच रखा है कि जो भी भारत की वर्दी पहने, जो भी भारत के साथ वफादारी निभाए, उसकी हत्या कर दो। जो भी लगे कि भारत का कोई चिन्ह है, वो वर्दी हो सकती है, वो तिरंगा हो सकता है, कोई भी भारत का चिन्ह है जो भारत के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो राज्य का प्रतीक है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, जो इंसान ने उसको उठाया है, उसको पहना है, उसकी हत्या कर दो। तो लोगों में एक जिसको कहते हैं कि मैसेज पहुंच जाएगा, एक मैसेजिंग हो जाएगी कि साहब, जिसने प्रो इंडिया बात करी, जिसने भारत की बात करी, उसकी मौत निश्चित है। जो स्कूल में मारा था वो कश्मीरी पंडित टीचर, या वो सिख प्रिंसिपल को मारा था, वो क्यों मारा था? कारण यही है, एक बीमार मानसिकता आतंकवादियों की, खासतौर से पाकिस्तान की, कि इस तरीके से हम हिंदुस्तान को परेशान कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलते हैं दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे फौजियों को छुप के गोली मारी जा रही है। आमने सामने का मुकाबला नहीं होता है, क्योंकि आमने सामने के मुकाबले में पाकिस्तान हजारों बार फेल हो चुका है, और उसको पता है कि आमने सामने का मुकाबला करने के लायक हम है नहीं। ना पाकिस्तानी फौज कुछ ज्यादा कर रही है वहां पे दोस्तों। छोट-मोट कभी फायरिंग हो गई तो हो गई, सीज फायर लगभग बरकरार है, लेकिन जो खून खराबा हो रहा है वो आतंकवादियों से करवा रही है पाकिस्तानी फौज। क्यों? पाकिस्तानी फौज में लड़ने का मादा नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी फौज लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ने की क्षमता ही नहीं बाकी रही। ना हिम्मत है, ना गैरत है, ना पैसा है। तो काम किससे करवाती है? वो आतंकवादियों से काम करवाती है, और आज से नहीं, बहुत पहले से काम करवाती आ रही है। अब पाकिस्तानी फौज ने एक नया पैंतरा इस्तेमाल करा है कि छुप के जंगलों में बैठो, दूर बैठे रहो, 1-2 दिन, कोई ना कोई फौजी दस्ता जाएगा, एक फायर करना, बर्स्ट मारना, 8-10 आतंकवादी मिलकर, 4-5 आतंकवादी मिलकर 2-3 हिंदुस्तानी सैनिकों को मार देना, क्योंकि उनको पता नहीं कहां से गोली आ रही है। जब तक वो रिएक्ट करते हैं तब तक गोली लग चुकी होती है, हमारे भाई शहीद हो चुके होते हैं। ये पाकिस्तान का नया गेम प्लान है। इसमें कई और कारण हैं, और ये पाकिस्तान के मंत्रियों के मुंह से भी निकल गए। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की,
उनकी एक लेडी स्पोक्स पर्सन थी, उनके मुंह से भी निकल गए। तो ये सब चीजें जो हैं ये निकल रही हैं कि किसी तरीके से तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर में करा जाए। तालिबान ने साफ तौर पे ये बोल दिया है कि हम किसी और देश के ऊपर नजर नहीं रखते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें अमेरिका में कोई रुचि है, ना हमें कोई भारत में रुचि है, हमें किसी और मुल्क में रुचि है ही नहीं, हमें सिर्फ अफगानिस्तान में रुचि है। और अगर आप तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोस्तों, मैं सिर्फ तालिबान की बात कर रहा हूं, मैं दाइश या इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं अलकायदा की बात नहीं कर रहा, ना मैं हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहा हूं, ना जैश मोहम्मद की बात कर रहा हूं, ना लश्कर तैयबा की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। अफगान तालिबान ने आज तक किसी और मुल्क में हमला नहीं करा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको रुचि है ही नहीं। अफगान तालिबान आपके ऊपर हमला तब करेगा जब आप अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे। अगर आप नहीं घुसे तो ठीक है, उसके लिए ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हां, वो सपोर्ट करता है लोगों को, अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर आ गया तो फिर उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आके छुप गया था 9/11 के बाद, और उसको उन्होंने बचा के रखा, फिर बाद में पाकिस्तानी ISI ने उसको बचा के रखा। खैर, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं दोस्तों। वहां पे ये हो रहा है कश्मीर में। हम लोगों ने क्या गलती करी? भारत से बहुत बड़ी गलती ये हुई, अब वो इंटरनेशनल प्रेशर से हुई, जैसे भी हुई, लेकिन भारत से बहुत बड़ी ये गलती हो गई कि भारत ने बोला कि ठीक है साहब, सीज फायर जो है, यानी कि नो फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर भारत राजी हो गया। ये भारत की बहुत बड़ी गलती थी, और मैं आज भी कह रहा हूं कि भारत की बहुत बड़ी गलती थी और है। क्यों दोस्तों? अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के 2 बड़े बॉर्डर हैं। एक ड्यूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, और दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि भारत के साथ है। एक पड़ता है पश्चिमी ओर पे, एक पड़ता है पूर्वी ओर पे, यानी कि वेस्ट एंड द ईस्ट। इसके अलावा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल है तकरीबन 750 किलोमीटर का, 750 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसको अब 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया है, उससे गुजरती है। थोड़ा बहुत लद्दाख में है, जम्मू में काफी हद तक है, कश्मीर में भी है। यहां पे अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत प्रेशर डालता है और कहता है कि हमें सीज फायर नहीं मानना, भारत अपने हथियार खोल देता है, तो पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों ऐसा दबाव पड़ेगा कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान में आ चुका है और काबिज हो चुका है और कंट्रोल करता है पूरा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को यह लगता है कि जो हमारी पश्चिमी सीमा है, यानी कि ड्यूरन लाइन, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, वो तो शांत हो गया, क्योंकि भाई हमारे दोस्त बैठे हैं ना काबुल में, वो तो शांत हो गया। लेकिन इससे पाकिस्तान को मौका मिला कि जो उसका पूर्वी बॉर्डर है इंडिया के साथ, बॉर्डर में टर्म मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बॉर्डर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बॉर्डर कह रहा हूं। बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, लेकिन यहां पे जब मैं बॉर्डर कहता हूं मेरा मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, तकरीबन 750 किलोमीटर मोटा मोटी। उसमें पाकिस्तान ने छेड़खानी शुरू कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है? 370-35 से जब हटा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इमरान खान ने सिर्फ ट्वीट दागे, मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व बुरा है, फाशिस्ट, नाथसी, बीजेपी, RSS, यही 4-5 शब्द उसको घुट्टी की तरह याद दिलवा दिया किसी ने, और वही वो उगलता रहता था रोज। आजकल थोड़ा सा उसने कम कर दिया है, क्योंकि यहां पे मोदी जी ने उसका एक भी ट्वीट का जवाब देना ठीक नहीं समझा, उसको इमरान खान को इतनी इज्जत देना ठीक नहीं समझा। अब अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा रुके, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं वाज़ेह तौर पे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ भी है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के साथ तो है ही है। पहले मैं शुरू करता हूं अफगानिस्तान से और फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान पे। दोस्तों बात ऐसी है कि अफगानिस्तान में जो अभी वायलेंस चल रहा है शियाओं के खिलाफ, कल ही पता लगा कि एक बार फिर मस्जिद में बम फोड़ा और जिसमें 37 लोग मारे गए। उसके पहले 50 या 100 कितने मुझे याद भी नहीं है, इतने लोग मारे गए थे अफगानिस्तान में अभी हफ्ता 10 दिन पहले, और फिर अटैक हो गया कल। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अफगानिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब अफगान तालिबान की शय पे हो रहा है। ये कर कौन रहा है? इस्लामिक स्टेट कर रहा है, दाइश। और ये अफगान तालिबान की शय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी
इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच एक है। हो सकता है कि अफगान तालिबान के टारगेट्स कुछ और हों, अफगान तालिबान कुछ और करना चाहता हो, दाइश कुछ और करना चाहता हो, अलकायदा कुछ और करना चाहता हो, यह भी मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की, तीनों की आइडियोलॉजी एक है। अफगान तालिबान, इस्लामिक स्टेट, खुरासान चैप्टर जिसको कहते हैं आजकल, और अलकायदा, इन तीनों की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए आप ये देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आतंकवादी हैं जो कि अफगान तालिबान को छोड़ के इस्लामिक स्टेट में चले जाते हैं, इस्लामिक स्टेट को छोड़ के अलकायदा चले जाते हैं, अलकायदा छोड़ के तालिबान चले जाते हैं। ये घूमते रहते हैं आपस में। अब इसमें भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के लिए खतरा है कि ठीक है, मैंने जैसा आपको बोला कि तालिबान ने कभी किसी और मुल्क पे अटैक नहीं करा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तालिबान दूसरे मुल्कों पे अटैक करने वालों को शय नहीं देता। ओसामा बिन लादेन को किसने शय दी थी? तालिबान ने शय दी थी। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि तालिबान, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो तीन मेन आतंकवादी गिरोह हैं, और भी हैं, अभी टीआरएफ भी आ गया है बीच में, जो कि विच इज नथिंग बट लश्कर तैयबा 2.0, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे यहां पे। हम द रेसिस्टेंट फ्रंट, कोट अनकोट टीआरएफ की हम बात नहीं कर रहे यहां पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि लश्कर का है। ये सब जो ग्रुप्स हैं ये अब अफगानिस्तान में जाके बस गए हैं। क्यों बस गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ में घुसा हुआ है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट चला जाए, तो पाकिस्तान ने सबको बोला तुम अफगानिस्तान जाओ। अफगानिस्तान को तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है, तो अफगानिस्तान चले जाओ। सब लोग अफगानिस्तान चले गए। वहां पे ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ कुछ कैंप्स इनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं। इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। क्या हम तैयार हैं? अगर तालिबान आएगा, क्या भारतीय सेना तैयार है? बेशक। इसमें डाउट करने की दोस्तों जरूरत है ही नहीं, इसमें सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर तालिबान सोचते भी हैं, वैसे मैंने बोला आपको कि वो किसी और मुल्क में नहीं जाते, लेकिन अगर वो सोचते भी हैं, तसव्वुर भी करते हैं, कोई तालिबान सपोर्टेड ग्रुप सोचता भी है भारत के अंदर कदम रखने का, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जगह है बारामूला, जहां पे फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट की कब्रें हैं बहुत। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, कि हजारों की तादाद में आतंकवादी भारत में घुसे थे 1990, क्योंकि उस समय में, मैं 89-90 की बात कर रहा हूं, बहुत पहले, और फिर मिड 90s तक। उस वक्त कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हजारों दर हजारों की तादाद में आतंकवादी घुसे थे, पाकिस्तान ने भेजे थे। कोई फेंस था नहीं वहां पे, सेना को इतना आइडिया था नहीं कि ये आतंकवाद कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये आतंकवादी गए कहां? कुछ तो भाग गए, और कई हजार जो भाग नहीं पाए दोस्तों, वो आज भी कश्मीर में जमीन के 6 फुट के नीचे दबे हुए हैं। और जो कश्मीर का रहने वाला है, या जो आर्मी ऑफिसर जो कश्मीर में पोस्टेड रहा है, वो आपको बताएगा कि कितने आतंकवादियों को ठोक के जमीन के नीचे गाड़ा है, सैकड़ों के हिसाब से। और ये कहां से आते थे? इसमें अफगान भी थे, इसमें चेचन भी थे, इसमें पैलेस्टीनियन भी थे, इसमें चीनी भी थे। जी हां दोस्तों, इसमें चीनी भी थे, इसमें सुडनीज भी थे, इसमें लेबनीज भी थे, इसमें और अफ्रीका से भी लोग आए थे। ये सब जिहाद के नाम पे, जिहाद का चूरन इनको बेचा गया। तो जो अफगानिस्तान में पहले जिहाद लड़ रहे थे रूस के खिलाफ, वो सारे के सारे पाकिस्तान ले आया कि जाओ तुम कश्मीर में। कश्मीर में आए वो लोग, कश्मीर में इनको मार पड़ी बहुत बुरी तरीके से। इंडियन आर्मी ने मार मार के इनका हाल खराब करा। और राष्ट्रीय राइफल्स का इसमें मैं किरदार बता दूं आपको कि राष्ट्रीय राइफल्स ने जो गजब का काम करा है, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जो गजब का काम करा है, बीएसएफ, शुरू में एक टाइम ऐसा था कि साउथ कश्मीर में घुसना मुश्किल था, सीमा सुरक्षा बल ने, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वो काम करा है 90s में, जो कि अगर आपको कोई पुराना बीएसएफ वाला मिल गया ना, अफसर या जवान, तो वो आपको कहानियां सुनाएगा कि बीएसएफ ने किस तरीके से काम करा, इंडियन आर्मी ने, सबने मिलकर। और आज की तारीख में जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है उसके बाद सीआरपीएफ ने बड़ा जबरदस्त काम करा है। तो हमारा सैल्यूट हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन दोस्तों बात कुछ और है। ये करवा कौन रहा है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये मैं अक्सर कहता हूं, लोग कहते हैं साहब, मेजर साहब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल आप बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है। नहीं, बात वो नहीं है। ये मेरा खुद का एक बयान है, मेरी खुद की सोच है, और मैं इस पर अडिग हूं, मैं इस पर अड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच सही है।
दोस्तों साफ सीधी बात है, क्लियर है। जो विलेन है, जो इसमें असली बुराई या भारत के अंदर खून खराबा करवा रहा है, वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है। गलती लश्कर तैयबा की नहीं, गलती पाकिस्तानी फौज की है दोस्तों। लश्कर तैयबा वाला तो सिर्फ ट्रिगर दबाता है, जैश ए मोहम्मद वाला सिर्फ इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी फाड़ता है। पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए। करने वाला कौन था? जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जैश ए मोहम्मद जो कि कश्मीर के अंदर ऑपरेट करता है। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था, वो जैश ए मोहम्मद का था, लोकल कश्मीरी लड़का। उस आतंकवादी ने हमारे 40 भाई शहीद कराए। लेकिन हमने चाहे बालाकोट करा हो, हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हो 2016 में, कहीं पर भी XYZ हमने जो काम करा हो, हमने इनको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस बताकर हमने ये काम करा। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन आतंकवादी कौन है? मैं नहीं मानता कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी है। और हमने आज तक जो सबसे बड़ी चूक करी है, हमने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कदम नहीं उठाया। और जब तक दोस्तों, जब तक पाकिस्तानी सेना के ऊपर आप कदम नहीं उठाएंगे, तब तक याद रखिएगा भारत में खून बहता रहेगा। देयर विल कंटिन्यू टू बी ब्लडशेड इनसाइड इंडिया। 26/11 बंबई में हुआ था, उसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जुड़े मिले। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। लोग तो भूल जाते हैं ना, लोग भूल जाते हैं, आप सब लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, राइट? कश्मीर के आतंकवाद में 42,000 भारतीयों ने अपनी जानें दी हैं। 42,000 पीपल हैव डाइड। कितने हजारों लोग सो कॉल्ड कोट अनकोट खालिस्तानी टेररिज्म में, खालिस्तानी मूवमेंट जिसको कहते हैं, जो एक्चुअली टेररिज्म थी, उसमें पंजाब में लोग मारे गए। ये सब करवा कौन रहा है? पाकिस्तान करवा रहा है। क्या पाकिस्तान को हमने खामियाजा भुगतने पे मजबूर करा? क्या हमने बोला कि पाकिस्तान इसका दाम देगा? जो 300 आतंकवादी मारे थे ना बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने, वो आतंकवादी थे, जैश ए मोहम्मद और कुछ लश्कर के थे, वो आतंकवादी थे। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, वो भी हमने आतंकवादियों के खिलाफ करी। लेकिन द हेड ऑफ द स्नेक, द हेड ऑफ द स्नेक करवा कौन रहा है? करवा कौन रहा है भाई? हुक्म कौन दे रहा है उनको? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? उनको खाना पीना कौन दे रहा है? उनको कपड़ा लत्ता कौन दे रहा है? उनको इक्विपमेंट कौन दे रहा है? उनके घर पे पैसे कौन भिजवा रहा है? उनको कौन बोल रहा है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम जन्नत में जाओगे और तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी? कौन उनको बोल रहा है कि मैप रीडिंग कैसे करते हैं? कौन उनको आईडी बनाना सिखा रहा है? कौन उनको स्नाइपिंग सिखा रहा है? कौन उनको मैप रीडिंग सिखा रहा है? कौन किस तरीके से उनको एक फौजी तरबियत, फौजी ट्रेनिंग दे रहा है और बोल रहा है कि जाओ, हम तो लड़ेंगे नहीं भारतीय सेना से, हमारे बस का नहीं, तुम जाके लड़ो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। और जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि दाम और नतीजा, हर एक चीज का दाम होता है दोस्तों, हर एक चीज का दाम होता है और हर एक चीज का नतीजा होता है। क्या हमने कभी समझाया पाकिस्तानी फौज को कि ये जो तुमने काम करा है इसका ये दाम है और ये जो तुमने कर्म करे इसके ये नतीजे हैं? हमने कभी नहीं समझाया। और ये हमारी सबसे बड़ी चूक है। मैंने आपको बात समझाई अफगानिस्तान की, मैंने आपको बात समझाई कश्मीर की, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जमात इस्लामी हो। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा। आप सब लोग बड़े सियाने हैं, इंटेलिजेंट हैं, अकलमंद हैं, होशियार हैं, सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। जो हिंदुस्तानी नेता ये कहते हैं ना कश्मीर में बैठ के कि पाकिस्तान से बात करो, वो क्यों कहते हैं पाकिस्तान से बात करो भाई? कारण क्या है? क्यों पाकिस्तान से बात करो? क्योंकि पाकिस्तान से उनकी राजनीति चलती है। यहां पर उन्होंने एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी 1, 2, 3, 4, 5% के लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रखी है। और मैं 2, 3, 4, 5% क्यों कह रहा हूं, आप जरा देखिए, वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो कितने परसेंटेज लोग वोट देने आते हैं।
वो तो अब 370-35 से हटने के बाद जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे जिसमें 70-80% लोग आए थे। पहले कितने परसेंट लोग आते थे? आप देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि मैं 2, 3, 4, 5% क्यों बोल रहा हूं, उसका लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे परेशानी अफगानिस्तान में हो, चाहे परेशानी आपके श्रीनगर में, कश्मीर में हो, उस परेशानी की जननी, उस खून खराबे की जननी पाकिस्तान है। देखिए साहब, मैं अक्सर ही एग्जाम्पल देता हूं, अक्सर ही उदाहरण देता हूं, आज मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं आपको। यह साफ सीधी बात है। मैं इस कमरे में बैठा हूं और बगल के कमरे में एक नल खुला हुआ है जिससे पानी गिर रहा है। वो पानी बहते बहते मेरे कमरे में आ रहा है और मेरा सामान गंदा कर रहा है। मैं वाइपर लेता हूं, पोछा लेता हूं, उस पानी को वापस धकेलता हूं। क्या होता है? 5 मिनट के बाद दोबारा वो पानी आता है। मैं फिर पोछा और वाइपर लेता हूं, फिर पानी को वापस धकेलता हूं, फिर पानी आता है। वही पानी आता है, मैं वापस पानी को डालता हूं, फिर पानी आता है। ये पानी कब रुकेगा? ये पानी कब रुकेगा दोस्तों? ये पानी तब रुकेगा जब मैं अपनी कुर्सी से उठूंगा, दूसरे कमरे में जाऊंगा और नल को बंद कर दूंगा। तब मुझे बार बार ये वाइपर का ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो कश्मीर में हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें मारी जा रही हैं, जो वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुआ, जो कश्मीरी सिखों के साथ हुआ, आज भी हो रहा है हमारी नाक के नीचे। वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम एक बहुत बेसिक, एक बहुत सरल बात नहीं समझ पाए। कश्मीर की समस्या श्रीनगर में नहीं है, कश्मीर की समस्या रावलपिंडी, पाकिस्तान में है। जय हिंद।